चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज का बेटा नहीं है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ने का हक नहीं है? यदि मीडिया पहले संज्ञान ले लेता तो वो बिटिया हमारे बीच में होती, क्योंकि अब किसानों के खिलाफ बिल लिया है। अब किसान अपनी ज़मीन पर किराएदार हो जाएगा। कि हमारी जो पार्टी की प्राथमिकता है सस्ती चिकित्सा, सस्ती शिक्षा। आप मंडियाँ ख़त्म कर रहे हैं। इस मुल्क को आप ले कहाँ जा रहे हैं? किस दिशा में ले जा रहे हैं? दूसरा, पूरे देश में यदि सरकार की बात की जाए तो केवल अडानी, अंबानी और धन्ना सेठों की सरकार बनकर रह गई है। गरीब हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री निजाम चौधरी जी, और उनके साथ में रविंदर भाटी जी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और बुलंदशहर उपचुनाव के प्रभारी भी हैं। बात करने के लिए आज दोनों माननीय यहाँ मौजूद हुए हैं। जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है चुनाव को लेकर वो क्या है, और यदि सत्ता में पार्टी अहम भूमिका यदि पार्टी की नज़र आती है तो प्राथमिकताएं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए क्या रहेंगी। सर्वप्रथम तो सर मैं आपका अपने चैनल SNI में स्वागत करता हूं। बुलंदशहर में उपचुनाव चल रहे हैं, आपकी पार्टी का एक कैंडिडेट उतारा गया है मैदान में। किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जो आपका प्रत्याशी है, किन मुद्दों को लेकर उतारा गया है? देखिए, हमारी पार्टी जो है मात्र 8 महीने पुरानी पार्टी, और इस पार्टी का गठन बहुत सारे मुद्दों को लेकर किया गया है। इस देश में जो सबसे बड़ा तबका है पिछड़े समाज का, इसको मान्यवर साहब काशीराम ने मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। उस तबके की भागीदारी इस मुल्क के चारों स्तंभ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यहाँ तक कि मीडिया कंपनियाँ, उस तबके को गुमराह किया गया। आज इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का प्रपंच रचा हुआ है। सड़क पर जिन पार्टियों को लड़ना चाहिए था वो पार्टियाँ आज चुप बैठी हैं, CBI के डर से, ED के डर से, जेल के डर से। ऐसे में विपक्ष की भूमिका में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्टी का गठन किया है कि अब इस मुल्क में जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होगी, दलितों की, महिलाओं की, यहाँ जो एक जहर इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद में जोड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज़ाद समाज पार्टी सड़क पर उतर कर इन सब का सामना कर रही है और लड़ते हैं। हमने एक ही सीट चुनी, हमने 7 सीट नहीं चुनी। क्या वजह है? मैं बता, हमने एक ही सीट चुनी, हमने 7 सीट नहीं चुनी। बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ी, वो क्यों चुनाव लड़ी? सवाल ये खड़ा होता है। आप बता दीजिए मुझे, कभी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ी? और हमने यदि एक सीट चुन ली थी और एक दलित समाज का बेटा यदि उस सीट पे अपना कोई प्रतिनिधि लड़ा रहा है तो बहन जी को यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं था चाहिए। यदि हम बहन जी को, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहन जी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, यदि हमें बहन जी को कमज़ोर ही करना होता तो हम 7 सीटों पर चुनाव करते। क्या चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज का बेटा नहीं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ने का हक नहीं? आज आप चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से बुलंदशहर में अपना प्रत्याशी ताकते हैं।
पहले हम ताड़ते हैं, बाद में बहन ताड़ते हैं। एक प्रश्न और आता है, माननीय कांशी राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण कर रही है पार्टी जो आपकी नई एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल। में है। मान्यवर साहब का जो अधूरा सपना था और जो बाबा साहब का अधूरा मिशन था, यदि आज सही मायने में देश में कोई उसको पूरा कर रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और पूरे देश के लोगों को उम्मीदें उनसे हैं कि बाबा साहब के और मान्यवर साहब के जो मिशन बीच में रुक गया था किन्हीं कारणों से, उसको आगे बढ़ाने का काम पूरी मजबूती से, पूरी दिलेरी से, पूरी ईमानदारी से पूरे देश के अंदर, देश के कोने कोने में जाकर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया जाता है। 15 दिन पहले की एक घटना है, सिकंदराबाद तहसील के अंतर्गत 14 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार होता है। और जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं एक सुर्खियां बनी हुई हैं हर अखबार, हर चैनल की, निरंतर जो बढ़ रहे अपराध हैं, क्या कहेंगे? इसे देखिए, बिल्कुल योगी सरकार का ये फेलियर है। और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, आज चाहे बलरामपुर की घटना ले लीजिए, बलिया की घटना ले लीजिए, बुलंदशहर की रेप की घटना, मेरठ की रेप की घटना, हाथरस की बिटिया के साथ पूरे देश ने देखा किस तरह उसके अंतिम संस्कार भी उसके परिवार को नहीं होने दिया। जो हिंदूवादी सरकार होने का दावा होने की वो करती है, दावा करती है कि हम हिंदुओं के बहुत हितैषी हैं, उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से उस परिवार को महरूम रखा, उनको अपनी बिटिया की बॉडी को देखने नहीं दिया। आज किसी भी उसमें ज़िले में चले जाइए, एक बाढ़ सी आ गई है, बेटियों को घर से निकलना हो गया है। और योगी जी को मेरे हिसाब से इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे सरकार नहीं चल रही है, नहीं संभल रही है। और ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, इसका गठन अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और अधिकारों की रक्षा के लिए ही हुआ है। अभी तक किन किन क्षेत्रीय पार्टियों का आपके पार्टी के साथ विलय हुआ है? आज़ाद समाज पार्टी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विचारधारा है। एक पूरे देश में दबे कुचले, कमज़ोर, शोषित SC ST OBC माइनॉरिटी, एक बहुत बड़ा समूह देश के अंदर जो है उनका प्रतिनिधित्व करती है। और जिसके मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो कोई हमारे अम्बेडकरवादी विचारों को लेके या मान्यवर साहब, काशीराम साहब के विचारों को लेके यदि कोई दल या पार्टी हमें विलय करना चाहती है, उसका स्वागत है। लेकिन हमारे पास पूरे देश में 22 स्टेटों में भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई और अधिकारों की लड़ाई निरंतर अपने माध्यम से लड़ते रहते हैं। और राजनीतिक विंग की इसलिए ज़रूरत पड़ी, ये क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई सामाजिक संगठन के द्वारा तो आप काम कर ही थे, लेकिन पॉलिटिकल विंग बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? हमारे यदि 131 सांसद हमारे उसमें SC ST के हैं जो राज्यसभा लोकसभा में, जब वो कोई क्वेश्चन दलित समाज के लिए या अपने OBC या माइनॉरिटी या मुस्लिम समाज के लिए कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पा रहे, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, ना सड़कों पे ना संसद में, तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ा। क्योंकि हमारे लोग जब तक उन सीटों पर नहीं होंगे जहाँ पर पॉलिसियाँ बनती हैं किसानों के लिए और गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, जब तक हमारे प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं बैठेंगे, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता, देश की तरक्की नहीं हो सकती। जिस तरीके से पार्टी का जनाधार और पार्टी की जो गतिविधियां हैं देखने को मिल रही हैं, क्या ये 2022 की तैयारी है? बिल्कुल, मिशन 2022 फतेह और ये जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इसको हटाने के लिए और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश में भाईचारे को ख़त्म करना चाहती हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती हैं, उन ताकतों को रोकने के लिए ही आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। और आप निश्चित ही देखना 2022 के चुनाव में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो देश में भाईचारा पहले कायम था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यार से लोग रहते थे, जिस तरह इन सरकारों ने उनमें नफरत के बीज पैदा किए हैं। इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, कोई विकास का एक काम बता दो आप, टोटल का टोटल फेलियर है। निजीकरण पूरे देश को इन्होंने बेच दिया, इन्होंने आरक्षण ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, संविधान को ये बदलने पे तुले हुए हैं, इन्होंने मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखा, इन्होंने CBI स्वतंत्र नहीं है, कोई संस्था। और तो और जो हमारे न्यायालय के जज हैं उन पे भी कहीं ना कहीं प्रशंसन उनके निर्णयों पे हो रहे हैं।
ऐसा पहली बार देश में हो रहा है कि जजों को आके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। हम पूरी ईमानदारी के लिए और मेहनत के लिए संघर्षशील लोगों को, अच्छे लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और जो देश में जो धन बल की राजनीति है, जो पैसे के द्वारा टिकट की खरीद फरोख्त होती, उसको बंद करने का काम करेंगे। और ये जो राजनीति के अंदर कोई जितनी बड़ी थैली लेकर आता है उसे टिकट दे दिया जाए, इसको ख़त्म करने के लिए हम आए। और अब एक बात बिल्कुल निश्चित है कि ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनाए। अब एक गरीब झोंपड़ी, एक किसान का बेटा भी MP MLA और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। हमने अपना प्रत्याशी एक माह पहले घोषित कर दिया। हमारे प्रत्याशी घोषित होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी हमें हराने के लिए घोषित किया। तो हमारी सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ अनेक मुद्दे लेकर हम मतदाताओं के बीच में जाते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी को ना देखें। इस मुल्क में जब 3 तलाक का बिल आया, जब NRC का मामला आया या 370 का मामला आया, तो अक़लियत के लोगों आपकी लड़ाई किसने लड़ी? एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से संविधान उठाकर कहा, हे मुसलमानों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हारी तरफ कोई गोली आती है तो पहले ये दलित समाज का बच्चा उस गोली का सामना करेगा। मैं समझता हूँ मुसलमानों को उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए, वरना आने वाले समय में कोई नेता शायद मुसलमानों की आवाज़ ना रखे। कितनी पुरानी पार्टी है? मात्र 8 महीना से बनी। इस 8 महीने में पार्टी का जो जनाधार है किस रूप में आगे बढ़ा? बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत तेज़ी से। आप देखिए ना, संत रविदास मंदिर आंदोलन हुआ दिल्ली में, सरकार को झुकना पड़ा और मंदिर के लिए जगह देनी पड़ी। NRC जैसे काले कानून में भाई चंद्रशेखर आज़ाद, इस मुल्क का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर वो नहीं गए और उसकी मुखालफत नहीं करी, चाहे वो केरल में, बिहार, मध्य प्रदेश हो और वहाँ तक के तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली। एक शाहीन बाग दिल्ली में बना था और वहाँ जाकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं इस मुल्क में 500 शाहीन बाग बना दूँगा, 5000 शाहीन बाग बना दूँगा, और वो बनाए। तो भीम आर्मी इससे पहले एक संगठन था जो आज देश के 22 राज्यों में काम कर रहा है, बहुत बड़ा विस्तार हो गया। मनवादी ताकतों को लगता है कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी बनी है, ये शायद हमने पहले एक कांशीराम जी तो यहाँ से हटा दिए, अभी दूसरे कांशीराम पैदा हुए। तो दूसरे कांशीराम के लिए क्या विचारधाराएं हैं अन्य जो पार्टी हैं, विपक्षी दलों की? कोई भी पिछड़ा, बैकवर्ड, दलित। अच्छा, मुझे एक सवाल बता दीजिए, आप जवाब दे दीजिए एक बात का, क्या आज तक इस मुल्क में कोई दलित प्रधानमंत्री दिया है किसी पार्टी ने? नहीं दिया जी। तो ये उनकी मानसिकता में झलकता है कि वो दलितों से कितना प्यार करते हैं। देखिए, पहले से ही जो है दलित पक्ष में पहले से ही पार्टी एक है जो बसपा के नाम से जानी जाती है, और बसपा सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं। तो उनके होते हुए भी एक नई पार्टी का गठन इस समाज के लिए करने की क्या आवश्यकता है? यदि घर का मुखिया गलत काम करने लगे और घर के लोगों की भले और बुरे के लिए ना सोचे, तो मैं समझता हूँ उस घर के और उस परिवार के लोगों को, उस मुखिया को उस जिम्मेदारी से पद मुक्त कर देना चाहिए। साहब ये मिशन छोड़ के गए थे, ये साहब की मेहनत थी। बहुजन समाज पार्टी पूरे मुल्क में खड़ी हुई, हमारे पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, कहाँ से MLA MP नहीं आते थे। उत्तर प्रदेश में 2007 में हमारे 202 MLA आए, 2012 में वही MLA घटकर 80 हो गए, और 2017 में वही MLA घटकर 17 रह गए। तो पार्टी कहाँ जा रही है ये देखिए ना। वो बसपा नहीं रह गई, वो बहुजन समाज पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो गई। बहन जी ने अभी आकाश से एक आकाश को उतार दिया है कि साहब अपने समाज से कहा है कि इसको उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब क्या आकाश से उतरा हुआ कोई आकाश दलित समाज का उत्तराधिकारी हो सकता है?
एक बच्चा जो ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया है, 2.5 लाख का जूता किसकी तरफ पहनता इशारा है, है यार? मेरा आकाश की तरफ। एक बच्चा जो 2.5 लाख का जूता पहनता है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, 2 लाख की घड़ी पहनता है, क्या वो निचले दलित के दर्द को और दुख को जानता है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पे लड़ रहे हैं, 90 मुकदमे हैं, NS से झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। क्या आकाश एक दीवान जी की लाठी खा सकता है उसमें ताकत? दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने की। ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को आप समाज का उत्तराधिकारी बनाएंगे? आपने मिशन को बेच खाया, आपने बसपा को ख़त्म कर दिया। कितनी अच्छी विचारधारा साहब कांशीराम छोड़ के गए थे। यहाँ आज संसद पे आज बहन जी प्रधानमंत्री होती, अगर उसी मिशन मूवमेंट पे चली होती। हम लोग सभी बसपा से निकल के आए, लेकिन हम मिशन के साथ हैं, पार्टी हित के साथ हैं। 6 मार्च को लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया, तो हमारे जो संगठन निर्माण की प्रक्रिया थी, जो जिले स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जानी थी, वो हम और सीटों पे एक कारण ये भी रहा कि और सीटों पे तैयारी नहीं कर पाए। बुलंदशहर पे हमारा संगठन, हमारा बूथ तक, हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का पूरा संगठन लड़ने के लिए तैयार है। और ये आप कह सकते हो कि ये जो पार्टी हैं और जो देश में राजनीति कर रही हैं, और वो भी केवल दिखावे की, जो ज़मीन पर काम नहीं कर रहे, उनके लिए एक संकेत है, एक चेतावनी है कि या तो आप जनता के काम करो, लोगों की आवाज़ उठाओ, और नहीं तो आज़ाद समाज पार्टी इसके विकल्प के तौर में पूरे देश में, हर स्टेट में एक विकल्प बनेगी, एक राजनीतिक प्लेटफार्म अच्छे लोगों के लिए, मेहनती लोगों के लिए, संघर्षशील लोगों के लिए। और मान्यवर साहब ने भी ये कहा था कि जब आपका बहुमत विधानसभा लोकसभा में ना हो तो सड़कों पर बहुमत जरूरी है। हमारा सड़कों पर भी बहुमत है और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में भी बहुमत है। एक अन्य दृष्टि से भी अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी होने के कारण बुलंदशहर को चुना गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ संगठन तैयार था और जगह हमारा संगठन तैयार नहीं था। हालांकि पश्चिम की सहारनपुर से लेकर आगरा तक जो 131 सीटें हैं विधानसभा की, उन पे दलित और मुस्लिम वोट अपने आप में प्रभाव डालता है। और बुलंदशहर जो सदर सीट है, इस पर लगभग 1,25,000 वोट मुस्लिमों का है और 60,000 दलितों का। तो यहाँ से हमने ये सीट इसलिए चुनी कि हमारे लिए सरल जनगणना की यदि मैं बात करूँ तो 4.25 लाख संख्या आती है बुलंदशहर सदर सीट से, जहाँ पर जो मुस्लिम और जाट चेहरे ही जो है उम्मीदवार चुने जाते हैं। कोई पार्टी यदि चुनती है तो मुस्लिम या जाट चेहरे को ही सामने लाकर खड़ा करती है। तो क्या मुस्लिम और जाट ये दोनों ही लोग सक्षम हैं चुनाव जिताने के लिए, या किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जातीय समीकरण के आधार पर हमारे प्रदेश में चुनाव जातीयता को प्रमुखता दी जाती है। टिकटों का वितरण भी जो है जातीय आधार पर होता है, चाहे हमारी पार्टी है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है। आप बता दीजिए मुझे कौन सी पार्टी ऐसी है कि जाति देकर टिकट देती है? बुलंदशहर सदर पर दलित और मुस्लिम प्रभावशाली वोट और बड़ा वोट है, इसलिए हमने आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को तस्वीर करा। हमारा यहाँ जिले में संगठन तैयार था और जगह हमारा संगठन तैयार नहीं था। हमारी यहाँ तैयारी 1 वर्ष पहले, 8 महीना पहले से चल रही। 2022 में यदि पार्टी अहम भूमिका में किरदार अपना निभाती है तो कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? हमारी पार्टी की प्राथमिकता सबसे पहले तो इस संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करना है, जिस पर संकट इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में संकट मंडरा रहा है। कोई भी चारों स्तंभ की अभी निजाम जी ने बात की, चारों स्तंभ में कोई स्तंभ सुरक्षित नहीं है, इवन मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। मीडिया को कहीं ना कहीं दबाव में लेकर कोरोना, ये आपका कंगना राणावत पे 1 महीने डिबेट चलती है, लेकिन हाथरस की बिटिया पे 14 तारीख को केस हुआ था और 24 तारीख के बाद हमारे मीडिया ने उस पर संज्ञान लिया। यदि मीडिया पहले संज्ञान ले लेता तो वो बिटिया हमारे बीच में होती, क्योंकि उसको इलाज में भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई थी। मेरा आपसे कहने का ये मतलब है इस चीज़ का कि हमारी जो पार्टी की प्राथमिकता है सस्ती चिकित्सा, सस्ती शिक्षा और जो हमारे अधिकार हैं जो आज तक लागू ही नहीं किए, जैसे मंडल कमीशन की शर्तें हैं, 40 सिफारिशें हैं। 1980 में मंडल कमीशन आयोग बना था और वो आज तक उनमें से केवल 2 सिफारिश लगी हुई, 2 सिफारिश लागू हुई हैं। जो और तमाम अधिकार हैं
कहीं ना कहीं संशोधन किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण एक्ट में अभी किसान विधेयक बिल आ गया, ये टोटल किसान विरोधी बिल है। निजीकरण किया जा रहा है देश में। जो तमाम देश विरोधी जन विरोधी कानून हैं इनको बदलने का प्रयास करेंगे और देश में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और अच्छा एक माहौल पैदा हो, युवाओं के लिए रोजगार हो। आज देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, जो रोजगार के अवसर होने चाहिए थे उल्टा सब आए दिन कभी रेलवे में बेरोजगार हो रहे हैं, कभी और विभाग में, जिन जिन विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है सब में नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है। तो हमारी पार्टी संविधान की रक्षा के साथ साथ, लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ, अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, उन पर बहुत मजबूती से काम करेगी और उन पर अभी भी उन पर कार्य चल रहा है, चाहे आंदोलनों के द्वारा चल रहा है। विभागों के जो निजीकरण किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस बारे में, और आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सरकार विफल हो रही है? जी देखिए, तमाम विभाग, आप LIC पे आ जाइए, LIC देख रहे हैं, एयरलाइंस देख रहे हैं, रेलवे देख रहे हैं, लाल किला इन्होंने देख दिया। तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे संविधान रिजर्वेशन पर भी हमला होगा। जब सब चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो रिजर्वेशन रहेगा कहाँ? सरकार कहीं ना कहीं घुटनों पे आ चुकी है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो मुद्दों को डाइवर्ट करती है, जनता का ध्यान भटकाती है। वो गाय पे ले जाएगी, वो पाकिस्तान पे ले जाएगी, वो हिंदू मुसलमान पे ले जाएगी, वो लव जिहाद पे ले जाएगी। ठीक है ना? इस मुल्क में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, जिनको प्रमुखता से ले उठाना चाहिए। आप ये कह के आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ? हम किसान को स्वावलंबी बनाएंगे, समर्थन मूल्य देंगे, कहाँ है? आप किसानों के खिलाफ बिल लिया है। अब किसान अपनी ज़मीन पर किराएदार हो जाएगा। आप मंडियाँ ख़त्म कर रहे हैं। इस मुल्क को आप ले कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं? अगर ये सवाल कोई पूछता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, वो एंटी नेशनल हो जाता है। इसे यदि 2 लाइनों में इस बात के आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो एक तो ये जो निजीकरण के द्वारा आरक्षण को देश में ख़त्म करने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा, पूरे देश में यदि सरकार की बात की जाए तो केवल अडानी, अंबानी और धन्ना सेठों की सरकार बनकर रह गई है। गरीब, पिछड़े, दलित, कमज़ोर, युवा, बेरोजगार, किसान, कोई इनके एजेंडे में नहीं है। ये केवल अडानी अंबानी की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है। ये किसानों की जितनी ज़मीन है इनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इन्हीं उद्योगपतियों को देने का मन बना गया है। किसान को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा, उस पर टैक्स के दायरे में उसको लाया जाएगा। तो ये देश में एक तरह से इनका फेलियर है और आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव होंगे इनको मुँह की खानी पड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य श्री रविंद्र भाटी जी और श्री निजाम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे और विशेष जो है प्रश्नों पर जो है उनसे वार्ता हुई। अब देखना ये है कि जो बुलंदशहर उपचुनाव सीट है उसमें आज़ाद समाज पार्टी क्या रंग लाती है और उसकी जो भूमिका है वो किस जो है किरदार में अपना रोल निभाती है, ये एक जो है मुख्य जो है प्रश्न है। बुलंदशहर से निशान शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।